वेलकम टू अवर चैनल एडयू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो आप मेरी स्माइल से देख ही सकते हैं कि मैं अब वापस आ चुका हूं वीडियो बनाने के लिए। और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले, तो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं फॉर्मूला रिवीजन वीडियो, ताकि आप 5 मिनट के अंदर अपने सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को कवर कर लें। जहां तक है वहां तक मैंने सारे फॉर्मूलाज कवर कर लिए। अगर कोई फॉर्मूला रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ना। और वो लाल बटन है उसको यूं करके दबा दो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स भी थोड़े बढ़े और लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को, शेयर करो। कितने लोगों के बोर्ड एग्जाम है यार। चलो तो स्टार्ट करें, कर देते हैं। चलो तो भाई जैसे हमारा चैप्टर 2 है, इसके अंदर हमारा सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी जो a है वो कोएफिशिएंट है और जो b है वो भी और c भी, ये सारे तीनों क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं बेटा। ओके, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनता है माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c अपॉन a। चलो ये तो तुमने सीखा होगा। और इसके जीरोस निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने चैप्टर क्लास 8th के अंदर सीखा था। पर क्यूबिक वाला क्या पता है आप लोगों को, क्यूबिक के अंदर 3 होते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूब से स्टार्ट, ओके, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर से। और ऐसा भी एमसीक्यू आता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे मैक्सिमम, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे, अगर क्यूबिक है तो 3 भी हो सकते हैं, 2 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस चीज में एमसीक्यूज में आता ही आता है, तो भूलना नहीं है। डिग्री के ऊपर ही 0 आता है, डिग्री इज इक्वल टू 0। अगर लीनियर इक्वेशन होती है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो उसके अंदर कौन सी पावर होती है, हाईएस्ट 1, यानी उसका 0 कितना आएगा बेटा, 1 आने वाला है। यानी कि चलो अगर मैंने ले लिया क्यूबिक, तो देखो उसके अंदर सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, वैसा का वैसा ही। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है माइनस डी अपॉन ए। और सम एंड प्रोडक्ट, ये भी एक फॉर्मूला है, सम एंड प्रोडक्ट। अगर मेरे 3 जीरोस है, अल्फा बीटा और गामा, तो मैं तीनों का मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, यानी प्रोडक्ट हो गया। और इन दोनों का भी क्या हो गया, प्लस। ये एक फॉर्मूला बनता है C अपॉन A। इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर आएगा, स्टैंडर्ड वालों लिख के ले लो मेरे से, आ ही जाएगा। 99% तो आएगा, 1% कह नहीं सकता फिर मैं। ओके, तो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से सारे तुमको आ गए होंगे समझ में। चैप्टर 3 हमारा लीनियर इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y और c2, यानी 2 इक्वेशन होती है क्योंकि पेयर है। ओके, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ग्राफ आ जाता है। तो ग्राफ तुम बना ही सकते हो, x की और y की वैल्यू निकालोगे, ग्राफ बना लोगे। इसके लिए मैंने उसको कुछ कराया नहीं। पर जब मैं 3.2 करता हूं, सर मेरे पास पता होना चाहिए मेरे को, हमने पूरा टेबल दिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, पर कौन पढ़े टेबल, टेक्स्ट बुक ही कौन पढ़े, सब गाला में लगे हैं, कोई किसी में लगा है। पढ़ो, टेक्स्ट बुक के अंदर फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 कैसा हो गया भाई, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर उसके बाद में हमारा तीनों इक्वल हो गया कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो जहां तक है वहां तक हम जब सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है दोनों। इसके लिए ही हम सॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट में हम सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत सारे सॉल्यूशन जाते हैं। और इसके तो सॉल्यूशन ही नहीं होते पैरेलल लाइंस के, तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। और कभी कभी एमसीक्यूज में पूछेगा कि कंसिस्टेंस है कि नहीं है, तो जिसके सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो दोनों क्या होती हैं, कंसिस्टेंस होती है। यानी कि ये इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन दोनों कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। बट ये जो पैरेलल लाइन है वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चैप्टर 3 यहीं तक है। और हाँ, इसके अंदर 2 मेथड का यूज होता है, एक होता है एलिमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो अब कट चुका है। सोचो हमारे चैप्टर 2 के अंदर से 2.3 एक्सरसाइज जा चुकी है, 3.6 एक्सरसाइज जा चुकी है, स्क्वायरिंग मेथड जो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी जा चुका है। यानी सोचो कितना इजी पेपर आएगा अब। मैं तो चाहता हूं 80 में से 80 लेके आओ तुम लोग। ओके, इसके लिए ये फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म सेम टू सेम पॉलिनोमियल, तो कभी कभी वो जीरोस बोलता है, कभी कभी वो रूट्स बोलता है। तो एमसीक्यूज में दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम है। अब इसके अंदर जो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, वही फैक्टराइजेशन जो हम चैप्टर 2 में भी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, प्यारा सा है, बहुत अच्छा है, सब लोगों को ऐसा लगता है इसी से सम सॉल्व करें। पर कभी कभी कैसा होता है कि नेचर ऑफ रूट्स भी पूछ लेता है। तो जब नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा ना,
तो उसके लिए हमारी कंडीशंस आ जाती हैं। कौन सी कंडीशंस? कि d ग्रेटर देन 0। अगर हमारा d का वैल्यू जो आया यानी b स्क्वायर माइनस 4ac लगाने पर जो d का वैल्यू आता है वो 0 से बड़ा है तो हमारे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रैशनल में बन जाएगा, अगर वो इम्परफेक्ट होगा तो वो इरेशनल बन जाएगा। जैसे कि रूट थ्री सॉल्व कर सकते हो? नहीं, ठीक है। अगर ऐसा आया उसके बाद बोलेगा कि इस फॉर्मूले से भी तुमको रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। रूट्स तो फाइंड करने ही पड़ेंगे अगर 3 मार्क्स में आता है तो तुम्हें पहले इतना सॉल्व करना है, उसके बाद इससे रूट्स भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में d इज इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स आते हैं तो हमारे दोनों के दोनों कैसे आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे। और d लेस देन 0 कोई रूट्स ही नहीं आएंगे, वहीं तक छोड़ देने का करके, ठीक है। एमसीक्यूज में आएगा जहां तक है वहां तक। ओके चलो भाई, अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। इतना इजी चैप्टर है, बेसिक वालों बिल्कुल ऐसे छोड़ो मत, ये सारे चैप्टर 2, 3, 4, 5 बहुत इजी है, कोई हार्ड है ही नहीं इसके अंदर कुछ भी। ओके अब देखो, किसी को नहीं पता हो तो n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, a जो हमारा होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। भाई सबको पता होगा, फिर भी मेरा फर्ज है बताना। d है हमारा कॉमन डिफरेंस, an जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। कभी कभी कैसा होता है tn इज इक्वल टू l इज इक्वल टू an, तीनों को एक समान माना जाता है क्योंकि लास्ट टर्म ही an होता है। इसके लिए मैंने तीनों को बता दिया पहले, कंफ्यूजन ना हो। ओके उसके बाद sn जो होता है हमारा सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब सबके फॉर्मूलाज फाइंड करने के, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर एमसीक्यू हो, तुमको बोला हो कि a20 फाइंड करो, तो डायरेक्टली a प्लस 19d लगा सकते हो। एक d क्या कर दो कम, क्योंकि यहां पे जाके भी क्या होने वाला है, वो कम ही होने वाला है। तो इतना बड़ा लिखोगे इससे अच्छा है डायरेक्टली सॉल्व करो। ओके ये शॉर्ट ट्रिक है एमसीक्यू के लिए। उसके बाद sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर लास्ट टर्म दिया हो, अगर लास्ट टर्म में एल ना लिखा हो एन लिखा हो तो वो भी क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। याद रखना है उस चीज को। ओके उसके बाद में ये फिर एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस, यानी कि अगर हमको S1 दिया है, ठीक है, एक सम था हमारा 5.3 के अंदर कि एस एन इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1, ऐसे करके कोई एक सम था, इतना ही याद है मुझे अभी। तो उसमें कैसा था कि हम पहले S1 निकालते थे, पहले हम S1 निकालते थे, फिर हम S2 निकालते थे, फिर हमको A2 निकालने के लिए S2 माइनस क्या करना पड़ता था, S1 करना पड़ता था, ठीक है। और A1 जो होता था वो S1 के बराबर होता था। तो मैंने उसका फॉर्मूला बताया है तुम्हें कि अगर तुम्हें A3 भी निकालना है तो S3 माइनस S2 कर देना। ओके इसके लिए लिख दिया है मैंने कि जितना टर्म तुम्हें निकालना है उतने में से उतना टर्म क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। यहां पे लिखना n माइनस 1, अगर 2 है तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1। अगर 3 है तो कितना आएगा, 3 माइनस 1। ये एमसीक्यूज के लिए होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 6 में तो कुछ करोगे नहीं, बीपीटी कर लोगे, जिंदगी जल से है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, बीपीटी है, ज्यादा से ज्यादा हार्ड होगा तो एरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल आएगा और उसके साथ में एक सम आ जाएगा चैप्टर नंबर 6 का। अगर वो थ्योरम तुम्हें नहीं आ रही तो तुम सम भी कर दो, क्योंकि ऑप्शन तो आने वाला है तुमको, तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इतना कट कर देना। हाँ तो अब चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि अगर तुम्हारी मम्मी यहां पर है, सब्जी मार्केट जाना है उसको, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है हमको, सीधी सी बात है कि नहीं। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया कि मम्मी यहां पर थी और सब्जी मार्केट यहां पर था। मम्मी के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे x और y, सब्जी मार्केट भी कोऑर्डिनेट भी थे। कोऑर्डिनेट तो और किसी के होंगे, भाई ग्राफ तुमने भी देखा है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बना दिया डिस्टेंस निकालने का कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके उसके ऊपर रूट लगा दो, क्योंकि रूट क्यों लग जाता है, क्योंकि a b स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाता है, वो रूट बन जाता है बेटा। उसके बाद में मिड पॉइंट फॉर्मूला कि अगर मम्मी अकेले सब्जी लेने नहीं जाना चाहती है, बीच में तुम्हारी आंटी पड़ गई, ठीक है, या तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड, उन्होंने बोला उधर तक जाऊंगी उसके बाद फिर सब्जी मार्केट जाऊंगी, तो इसका भी निकलना पड़ेगा तुमको कोऑर्डिनेट। तो उसके लिए आ जाता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 x के लिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला की बात करती, ये भी इसी में से होता है। कैसा होता है कि यहां से लेके यहां तक का रेशियो दिया हुआ है 1 और यहां से लेके यहां तक का रेशियो दिया हुआ है 2। फिर अगर रेशियो दिया हो तब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, यानी अलग नहीं है डिस्टेंस पर सेक्शन है, यानी कि रेशियो आ जाता है इसके अंदर, इसके लिए अलग बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर एमसीक्यू आ जाए कि भाई y एक्सिस से डिस्टेंस निकालो और 0 दिया हो, ठीक है, तो भाई अगर x एक्सिस होगा
y 0 होगा तो x एक्सिस आंसर हो जाएगा उसका, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी इन नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है, हमेशा मॉड्यूलस होगा। अगर तुमको माइनस भी दिख रहा है, जैसे मान लो तुमको एक y पूछ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस y बताना है और यहाँ पे लिखा हुआ है -5 और 0, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस हो जाता है। मॉड्यूलस का मतलब होता है वो अंदर कैसा भी हो, बाहर जाके वो कैसा बन जाएगा भाई, प्लस का बन जाएगा। एमसीक्यूज, अगर y एक्सिस से पूछता है तो आंसर क्या होगा, x एक्सिस। अगर x एक्सिस से पूछता है तो आंसर क्या होगा, y एक्सिस। किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। मैंने लिखा नहीं है उधर, जगह नहीं थी मेरे पास, पर मैं बता रहा हूं, अगर डिस्टेंस पूछे एमसीक्यू के अंदर और ऐसे कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, के y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो भाई x एक्सिस आंसर लिख देना, ठीक है। और अगर x एक्सिस से बताओ तो क्या लिख देना, y एक्सिस। पर किस में, ओनली पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। डिस्टेंस कभी तुम एक कदम चलोगे तो भी डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाता है, पीछे चलोगे तो भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कभी डिस्टेंस नेगेटिव आता ही नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए देखो लिखा हुआ है डिस्टेंस कांट बी इन नेगेटिव, इंग्लिश में थोड़ी मिस्टेक्स हो बता देना मेरे को। उसके बाद चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, मैंने लिख दिया है कि ये जो स्लाइड वाला है वो हाइपोटेनस कैसे भाई, 90 डिग्री के एकदम सामने। अब ये जो एंगल है अगर ये फाइंड कर रहा हूं तो इससे जो चुपकी हुई लाइन होती है वो बेस होता है और इसके जो सामने होती है वो परपेंडिकुलर होती है। वही हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसका उल्टा कर देना है तो तुम्हें कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, सब सारे थीटा मिल जाएंगे, ठीक है, लिख दिए गए हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है तो बार बार तो बोलने की है नहीं, ठीक है। हर किसी की अलग अलग ट्रिक होती है कि पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, अलग अलग ट्रिक्स हैं सबकी, ओके। उसके बाद आइडेंटिटीज की बात करें इसके अंदर तो 3 आइडेंटिटी लगती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ओनली, ठीक है। उसके बाद इनमें से तुम सब्जेक्ट बनाओगे और आगे भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद रेसिप्रोकल से, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यानी चैप्टर 8 हो गया। अब चैप्टर 9 की अगर बात करूं तो उसमें भी हमारा कौन सा लगता है, साइन कॉस टेन, 3 थीटा लगते हैं, तीनों के फॉर्मूले होते हैं P अपॉन बी, P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी, ओके। तो इसके आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 11। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर सबसे पहला आता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। भाई सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसी से ही सारे सर्कल्स के फॉर्मूले बने हुए हैं। इसीलिए भाई देखो मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये सेंटर है, यहां से ये रेडियस, यहां से ये रेडियस, ये 2 रेडियस जाती हैं और ये आर्क से जाके मिलती है, पूरा होता है भाई सेक्टर हमारा, ठीक है। और ये छोटा सा है ना वो हमारा सेगमेंट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट माइनर सेगमेंट, ये ऊपर बचा पूरा मेजर सेगमेंट। सर्कल के अंदर इस तरीके से चीजें बनती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। उसके बाद में मेजर सेक्टर क्या होता है कि भाई एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर को क्या करो, माइनस, यानी कि अगर मैं पूरे सर्कल में से ये छोटू से पार्ट को हटा दूंगा तो जो ये पूरा बचेगा वो कौन बचेगा, मेजर सेक्टर बचेगा। ऐसे ही हमारा माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। अब माइनर सेगमेंट देखो सेक्टर है और ये पूरा ट्राइंगल है, इनके नीचे दबा हुआ है, तो ये पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दो तो ये जो पार्ट बचता है वो किसका बचता है, माइनर सेगमेंट का। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेजर सेक्टर सेम टू सेम, सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो, मेजर मिल जाता है, ये बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद आता है लेंथ ऑफ आर्क, यानी जो पैरामीटर है हमारा सरकमफेरेंस 2 पाई आर, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क है, माइनर आर्क, और अगर ये बड़े वाले की बात की जाए तो मेजर आर्क, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा क्यों भाई, बीच में एंगल बनता है इसकी वजह से, ओके, क्योंकि पूरे टोटल 360 होता है, टोटल तो पूरे सर्कल का हो गया। अब छोटे पार्ट ले रहे हैं तो थीटा भी उसका कम लगेगा इसके लिए, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन की बात की जाए, एमसीक्यू उसके लिए आता है ये कि लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है और एरिया सेक्टर फाइंड करना है और रेडियस दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू एल आर। अगर इसको प्रूव करना है तो दोनों के फॉर्मूलाज को इक्वल रखना, उस तरीके से हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चैप्टर 12 की। सर आप बोलोगे कि क्यूब पहले आता है, क्यूबॉइड पहले आता है, मैंने इस तरीके से लिखा है कि जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है पहले वो आता है, सिलेंडर, कॉन, फिर क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना सिलेंडर के ऊपर और कॉन के ऊपर, दोनों को मिक्स करके और हेमिस्फीयर के ऊपर रख देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्यूब क्यूबॉइड ज्यादा आता ही नहीं है, फिर भी सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए, पर पहला ये लिख दिया क्योंकि पहला दिमाग में ये सोचता है, ओके। चलो तो सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच।
टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वॉल्यूम है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। कौन की भाई, कौन की बात करें अगर, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल क्या है भाई, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कभी कभी आर और एच दिया होगा, एल नहीं दिया होगा, तो एल फाइंड करना है, डायरेक्टली एच को एल रख दोगे गलत हो जाएगा। बोर्ड की बात हो रही है भाई, इधर छोटे मोटे एग्जाम की बात तो है नहीं। ओके, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम का थ्राइस होता है ये। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके बाद में क्यूब की बात करो, देखो लेटरल भी आता है कभी कभी पूछने के लिए, लेटरल बताओ तो 4l स्क्वायर होना चाहिए उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद टोटल होता है 6l स्क्वायर, वॉल्यूम होता है क्यूब का l क्यूब, यानी जो साइड है उसका क्यूब। उसके बाद क्यूबॉइड की बात करते हैं तो इसका भी एक लेटरल होता है, कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल बोला जाता है, जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये हमको है ना क्लास 8 में सिखाया जाता था, और कभी कभी है ना बोर्ड में ऐसे सम्स डाल दिए जाते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करना होता है, ठीक है। तो क्या करने का, 2h इंटू एल प्लस बी। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। स्फीयर, स्फीयर सबसे अच्छा है जिसके अंदर एक ही फॉर्मूला होता है एरिया का, दो होते ही नहीं है क्योंकि वो पूरा ही कर्व्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम आ जाता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हेमिस्फीयर के अंदर 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब बात करें अगर स्टैटिस्टिक्स की तो सबसे पहले मीन। अब मीन के अंदर कभी कभी एमसीक्यूज के अंदर तुमको है ना क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 2, 3, x, 4, 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर इतना है, फाइंड द x, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, और x की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू उधर रखो, इसको इधर ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे तो x की वैल्यू मिलती है। एमसीक्यूज के लिए इसके लिए फॉर्मूला लिखा। उसके बाद में हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। उसके बाद हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड जिसमें आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद में हमारा तीसरा मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें आता है ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच, और यू आई निकालने का है सिग्मा सॉरी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अगर प्रोबेबिलिटी के ऊपर अगर पूरा एक वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट कर देना कि सर आप रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दो, कि एक चैप्टर के जैसे कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है आपको उसका रिवीजन बता दो कि कैसे कैसे सम्स आ सकते हैं, तो मैं वो जरूर बना दूंगा। पर कमेंट करोगे तो ही, वरना मैं भी कितना बनाऊं अभी तुम लोगों के लिए, तुम तो कुछ कमेंट करते नहीं हो कभी, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन के अंदर ui होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। उसके बाद करते हैं मोड की बात, तो मोड आता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। जो f1 होता है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, उसके ऊपर वाला f0 और उसके नीचे वाला f2, ठीक है। उसके बाद मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन आता है l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू एच। CF यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमेशा बढ़ते क्रम में आएगी क्योंकि प्लस होते जाती है। तो कभी कभी जब हमको बिलो अबव ये सारे क्वेश्चंस दिए होते तो उसमें जरूर चेक करना कि उसमें असेंडिंग ऑर्डर में ही फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, यानी वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तब हमें F निकालना पड़ता है, ज्यादातर हम CF निकालते हैं, पर जब बिलो अबव जितने भी इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना, तो मोर देन, बिलो, अबव, जिसमें CF दिया होता है, F नहीं दिया होता, ये एक चीज बता रहा हूं क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में जाती है। ओके, अब ये 3 फॉर्मूला के बाद में हमारा मीन, मीडियन और मोड का रिलेशनशिप का भी फॉर्मूला है। हाँ भाई, इनकी भी रिलेशनशिप होती है, 3m इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। m को मैंने डिनोट किया है मीडियन से, x बार जो होता है वो मीन है और z जो होता है वो मोड है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर्मूला होता है भाई, सबको पता है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है एमसीक्यूज के लिए कि कभी कभी हमको एक दिया होता है कि जीत की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हारने की निकाल दो, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हो तो हमेशा क्या आंसर आता है, 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से कभी ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर होती है एक से ज्यादा तो इंपॉसिबल इवेंट में आ जाता है, ठीक है। माइनस नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में ही रहती है। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय।